अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अयूबी। नाज़रीन, मौजूदा हालात में टैक्स अहदाफ को पूरा करना किसी जुएशी लाने से कम नहीं, क्योंकि मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से जहां कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हो रहा है, वहां आवाम के मसाइल भी बढ़ रही हैं। पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी मौजूदा हालात में किस तरह अपने टैक्स टारगेट को पूरा कर रही है, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर फ़ारूक साहब, आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के। उनके साथ मौजूद हैं मैडम सोबिया अजमत साहिबा, आप भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी में। और नाज़रीन, मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे कमर उस्मान चौधरी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। और सैयद हसन अली कादिर साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, आप मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी ICAB के और चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। उमर फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो आपके टैक्स टारगेट हैं ऐसे हालात में वो पूरे हो रहे हैं, और कितनी ग्रोथ है, कितना टारगेट था आपका? मेजर जो इसके पीछे जो इसको अचीव करने के पीछे एक हमारी स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी है हमारे तमाम अफसरान की। उसके साथ साथ जो हमारी ओपन डोर पॉलिसी है, आप देख लें कि हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन से लेके ऑफिसर्स तक कोई भी टैक्स पेयर बगैर अपॉइंटमेंट जो है हमारे पास आ सकता है और अपना इशू या आके डिस्कस कर सकता है और उसको रिजॉल्व करा सकता है। ठीक है। आप देखें कि हम लोगों ने टैक्स पेयर एजुकेशन और अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस रखा है, ना कि इन्फोर्समेंट पे, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे देखा जा सकता है कि जो टैक्स कलेक्शन है ना, अगर पूरी दुनिया में, ये परसुएसिव मेजर से बेहतर होती है ना कि हार्श मेजर से। तो आप ये देखें कि लोगों के पास जब लोग हैं कि लोग टैक्स देना चाहते हैं, लोगों के पास अगर सही तरीके से अवेयरनेस पहुंचेगी ना तो लोग फिर टैक्स देते हैं, और उसी को आप देख लें कि हम लोगों की कलेक्शन बढ़ गई है। जहाँ तक बात है इन्फोर्समेंट की, तो इन्फोर्समेंट देखें जो कि कंसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट सर्विस प्रोवाइडर है, ज़ाहिर बात है जब हम 3-4 मौके या 5-6 मौके किसी को दे दें और वो तब भी आके अपने आप को कंप्लाइंट ना करे, तो मजबूरन उसको फिर हमें इन्फोर्समेंट मेजर लेना पड़ता है, जिसमें फिर हम यही होता है कि ऑफिसर जो कंसर्न है, जिसको साइन किया जाता है, वो बिजनेस प्रेमिसेस विजिट करके वहाँ पे नोटिस सर्व करता है और उनको ये रिक्वेस्ट करता है कि आप आगे काइंडली इसको रजिस्टर कर लें या अपनी कंप्लायंस को इंश्योर कर लें। इसके साथ साथ हमारी हर सर्विस सेक्टर की वर्कशॉप्स होती हैं, हर सर्विस सेक्टर की पूरी एसोसिएशंस बनी हुई हैं जिनको हम बुला के उनकी वर्कशॉप्स करते हैं और लोगों से हम ओपिनियंस लेते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकें। पिछले साल की अगर आप बात कर लें तो पिछले साल में हमने बजट प्रपोजल्स लिए थे, तमाम एसोसिएशंस को हमने लेटर लिखे थे कि आप अपने बजट प्रपोजल्स दें, और उसमें से आप देख लें कि एक आपको मिसाल दे देता हूँ कि आर्किटेक्ट्स के ऊपर पहले टैक्स रेट ज़्यादा होता था, 16% होता था, और वो रिवाइज करके 5% किया गया। वो वो कोरोना में दिया गया ना, वो तो जो कोरोना की वजह से आपने नहीं, ये रिलीफ दिया। देखें, जो कोरोना के अंदर 20 सर्विसेज का रिड्यूस रेट हुआ था, वो सर्विसेज फ़र्क थी। मैं आर्किटेक्ट्स की एक आपको और मिसाल दे रहा हूँ, ये कोरोना के बाद वाली बात है जी। वो एसोसिएशन ने हमें कहा कि आप, हम लोगों का सेक्टर ऐसा है कि ये बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है कंपेयर करें अगर आप अपने बाकी सेक्टर से, तो आप अगर टैक्स रेट रिड्यूस करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारी एसोसिएशन में जितने लोग वो हैं वो रजिस्टर हों, और उसका देखें हमें अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ रेवेन्यू कलेक्शन में कि जितनी रजिस्ट्रेशंस बढ़ी उतना ही हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ी। तो हमने लोगों से बजट जब प्रपोजल, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मैडम से पूछ लेते हैं। मैडम सोबिया, रजिस्ट्रेशन के आपके मसाइल लोगों के आते हैं, शिकायत आती हैं, क्योंकि FBR में सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन पहले किसी जीरो शीट लाने से कम नहीं थी, लेकिन अब वो चंद लम्हों में उसका एंटीन मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी में क्या मसला है? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो हम लोग टैक्स फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रोवाइड की है टैक्स पेयर्स के लिए, और बहुत लोग खुद आ सकते हैं हमारे डेस्क पे। हमारा डेस्क अवेलेबल है और वहाँ पे ऑलरेडी 4 लोग हम लोगों ने अपॉइंट किए हुए हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, जो रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ऑन द स्पॉट उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। इवन के हम लोगों की तरफ से लोग डिप्यूट किए जाते हैं, वो फील्ड में विजिट्स करते हैं और ऑन द स्पॉट लोगों की रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये बहुत ही चेंज ऑफ ईजी है। पार्टिकुलर हैं, जब कोई बंदा उसको प्रोफाइल को फिल करता है, तो जो 5% वाले कैटेगरी में 16% वो दिखा देती है रजिस्ट्रेशन में, 16% वाले को 5% में दिखा देती है। वो मसाइल तो है ना, लोग उठते तो हैं। इसमें ये है कि जब लोग FPR से अपना डेटा इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स की वो जो कैटेगरी आती है उनकी, वो FBR से इंपोर्ट होके आ जाती है, जबकि हमारे पास कैटेगरी करेक्ट जो PRA में जिस पे टैक्स उसने करना है उसमें हो सकता है कि वो रेट डिफरेंट हो, जिसकी वजह से वो 16 से, जैसे आपने कहा, वो 16% से 5% पे चली गई या 5% से 16% पे चली गई। तो वो हमारे लिए फिर ये होता है कि हमें उसकी कैटेगरी, हम उसको एजुकेट करते हैं, बंदे को बुलाते हैं अपने पास, उसको
प्रॉपरली फैसिलिटेट किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो शिकायतें फिलहाल। शिकायतें आप जी समझते हैं बहुत ना होने के बराबर। अच्छा, दूसरा ये भी तो है ना, वो किसी बिजनेसमैन की को अगर उसने विद होल्डिंग कर ली 100%, तो उसको भी नोटिस कर दिया जाता है आपने 100% क्यों की, हालांकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की विद होल्डिंग है ही 100% है। देखिए ये बाकी रेवेन्यू जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि आप ज़्यादा नहीं, वो तो मसाइल दूसरा आता है, वो तो हाँ सर्विसेज पे आता है ना। पंजाब का जो सर्विस देता है सिंध में या बलूचिस्तान में, केपीके में, उनके इनपुट नहीं मिलते, उसकी वजह से आता है। ये तो दूसरा मसाइल है। अगर वो अपने 100% विद होल्डिंग करता है तो उसी को नोटिस कर दिया जाता है आपने 100% क्यों की है, इसका वाजह करें इसको। नहीं, इसमें ये है पीछे कि कुछ नोटिस जारी हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर की नोटिस। तरफ से, फिर उनको जवाब भी अच्छा दिया गया है। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो कौन सी सर्विस कैटेगरी है जिसमें ठीक है। किया जाता है। अब देखें हमारे पास तो 4 सर्विस कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें 4 सेक्टर ऐसे हैं मेजर जिसमें हम लोग विद होल्डिंग कर ही नहीं रहे, उसमें कोई भी विद होल्डिंग नहीं करता। उसमें ये है एग्जम्पशन है, लेकिन अगर लोगों के इस तरह के कोई मसाइल आ रहे हैं तो वो फिर हो सकता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे है। इंडिविजुअल की तो वैसी 100% है, हुँ, कंपनी की तो आप विद होल्डिंग करते ही नहीं है, हाँ, हालांकि जो एक्टिव दोनों बड़ी टैक्स रजीम पेयर है, हों, दोनों बड़ी एग्ज़ैक्टली, रजीम है ये। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनको भी हल करने की ज़रूरत है आपसे मैडम। इसको भी देखने की ज़रूरत है, वो मैं बता रही हूँ जो आपको विद कि होल्डिंग के रूल्स इंडिविजुअल हैं बेसिस उनको पे रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, उस पे हम उमर लोगों की साहब, आप वर्किंग वैसे ऑलरेडी चल रही इस है। पे आप क्या देखें, इस कहेंगे? अव्वल तो ऐसी बात है नहीं, नोटिस जाने नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कोई नोटिस गया भी है तो वो गालिबन जैसे कि मैडम ने अर्ज किया कि कोई ऐसा इंडिविजुअल या कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड का कंपनी होगी कि जिसका शायद किसी और वजह से उसको नोटिस गया होगा। आप जो बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गया है, जी मैं जी। नहीं समझता कि ऐसे नोटिस जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई विद होल्ड करके पीआरए कोई जमा करा रहा है ना, तो उसमें तो पीआरए का फायदा है। हाँ, फिर उसको उसके बावजूद उसको नोटिस कर दिया जाता है, अब वो कुछ नोटिस इश्यूज अगर आते आप उसको थोड़ा सा इलेबरेट कर दें तो हम उसको रिजॉल्व कर हैं। अच्छा, लेंगे। इंपोर्ट पे जो सर्विस की जाती है, यानी कि यहाँ से सिंध में या दूसरे में, उनका लोग उनको इनपुट नहीं मिलता, उन लोगों को भी तो मसाइल है उनको। आप जो हमारा एक पुराना इशू चल रहा है सर्विस ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन का, आप मेरा ख्याल है गालिबन उसकी बात करें कि अगर कोई जी शख्स जी, यहाँ से वही बैठ वही के बात, बिल्कुल सर्विस वही किसी है। दूसरी जगह पे दे रहा है तो वो उसको कन्फ्यूजन आती है, ये डबल टैक्सेशन का इशू आता है। अच्छा, इस पर मैं आपको बताता चलता हूँ। इसको रिजॉल्व करने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अभी तक बहुत ज़्यादा इनपुट भी दे चुके हैं, और इस पे तमाम हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। ये मामला अब इस टाइम एनटीसी में है, नेशनल टैक्स काउंसिल के अंदर है, ठीक है। और होपफुली ये अगले फाइनेंशियल ईयर तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें टैक्स पेयर्स को देखो इशू आता है। आने वाला साल है तो उसमें तो आपकी सेल टैक्स की रिटर्न भी सिंगल हो जाएगी। लेकिन मैं मैडम की तरफ जाना चाहता हूँ। मैडम, ये बताइएगा, ये जो आप टैक्स पेयर को बुलाते हैं या उनको नोटिस करके बुलाते हैं, अगर कोई किसी का छापा मारना हो किसी इन्फोर्समेंट टीम ने, तो उसको बचने का, आवाम की नॉलेज के लिए उसको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए टैक्स पेयर को, वो कौन कौन से ऐसे कवायद हैं जिनको पूरा करना चाहिए ताकि उसके शॉप पे या उसकी फैक्ट्री पे उसके काम पे कोई छापा ना पड़े और उसको किसी के सामने ऐसा ना एम्बेरसमेंट महसूस हो, उसका इमेज एम्बेरसमेंट। ख़राब हो। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको मेजर्स हैं जिनको इंश्योर करना जी चाहिए जी। टैक्स पेयर को। उसमें देखने की ये ज़रूरत है कि आया वो उसने रजिस्ट्रेशन कराई है ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। ठीक है। ठीक है, करेक्ट कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराई हो। दूसरे नंबर पे उसमें उसने टाइमली अपनी रिटर्न सबमिट कराई हो, पेमेंट सबमिट कराई हो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें जिसकी कोई चीज़। रजिस्ट्रेशन ना उस पर भी छापा मारा जा सकता है, जी देखिए उसमें हम लोग क्योंकि फिलहाल तो एफबीआर का हमारा जो कानून है, जो मैं समझता हूँ, वो तो ये है, जो रजिस्ट्रेशन है जिसकी, उसी को पकड़ा जाता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको तो कभी हाथ भी नहीं डाला जाता। नहीं, इसमें हम लोगों का मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी फील्ड में विजिट्स होते हैं, लोग ऑन द स्पॉट लोगों की रजिस्ट्रेशन करते हैं जो कितने नोटिस के बाद छापा मारा जाता है? मैं आवाम इसमें की नॉलेज के लिए, ताकि जो इस लोग इस नेट में नहीं हैं, टैक्स नेट में नहीं हैं, ताकि वो सोचें इस टैक्स नेट में आना है, हमें छापों का अंदाज़ा हो सकता है, छापा हमारे कारोबार में पड़ सकता है, लोगों में एक इमेज बना होता है लोगों का, वो ख़राब ना हो। जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें हम लोग फौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं लेते, और अब तो वैसे भी कोई कोएरसिव मेजर नहीं लिया जा रहा। हम लोग उसको प्रॉपर टाइम देते हैं टैक्स पेयर को। ठीक है। लेट्स सपोज दैट हम लोग फर्स्ट नोटिस अगर कर रहे हैं तो हम लोग उसको 10 to 14 डेज दे रहे हैं कि आप आएँ, आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएँ, हम आपके मसाइल सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नोटिस इशू किया जाता है, एंड
the thing carries on. अच्छा, दूसरा जो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए या टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो आपको नोटिस जारी किए जाते हैं वो नए टैक्स पेयर को किए जाते हैं कि मौजूदा जो आपका ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसको भी नोटिस कर दिया जाता है? नहीं, इसमें सबसे पहले हम लोग पूरी वर्किंग करते हैं अपनी। हर एक ऑफिसर को जो जुरिस्डिक्शन साइन की गई है वो अपनी पूरी जुरिस्डिक्शन में से देखता है कि कौन कौन से टैक्स पेयर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और कौन से रजिस्टर्ड नहीं हैं। जी जी। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस उनको किए जाते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हों, जो पीआरए में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है उनको नोटिस किया जाता है। अच्छा मैडम, मैं दोबारा उमर साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मुझे ब्रेक कहा जा रहा है। नाजरीन, जिस तरह अभी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान ने बताया, उन्होंने पिछले साल की निस्बत इस साल 33% ग्रोथ की है टैक्स कलेक्शन में। हालांकि एफबीआर को हम देखते हैं जब उनका 22 अरब का खसारा है, जिसको अब सुनने में ये भी आ रहा है वो पेट्रोल की मद में जनरल सेल टैक्स लगाया जा रहा है 17%, और वो जो शॉर्ट फॉल है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम पूछेंगे अफसरान से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी होगी या दूसरे को ऐसे मैयर जिसकी वजह से टैक्स पेयर है जो वो खुद ब खुद टैक्स नेट में किस तरह आ सकता है। लेकिन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं कमर उस्मान चौधरी साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। चौधरी कमर उस्मान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस और मसाइल को किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया यूबी साहब। जो आपका सवाल है ना रिगार्डिंग द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस के लिहाज से, देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सियासी और मुआशी मामलात हैं उन दोनों में ही इस वक्त जितनी इंस्टेबिलिटी है, जितना अदम इस्तेहकाम है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है वो अपने दायरा कार में रहते हुए बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। और उन्होंने देखें अपने टैक्स पेयर की तादाद जो है उस पर अगर हम बात करें और उनके रेवेन्यू की अगर हम बात करें, और ये दोनों में उन्होंने बड़ी खातिर खा इजाफ़ा किया है। और अगर हम कंपैरिजन करें जब ये अथॉरिटी बनी थी और जितनी इसकी एज है उसके लिहाज से, तो मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा रहा अब दूसरा मामला कि उनका जो किरदार है इस मामले में, देखिए सियासी मामलात में तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का कोई किरदार नहीं ना हो सकता। अच्छा, जहाँ तक मुआशी मामलात हैं, ज़ाहिर है इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, बिज़नेस होगा, लोग सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करेंगे, जो शोबा जात पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की उसमें जुडिक्शन में फ़ाल करते हैं, जो सर्विसेज हैं सेकंड शेड्यूल टैक्सेबल सर्विसेज हैं, ज़ाहिर है इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली फिर इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और इस वक्त जो हालात है, मैं समझता हूँ कि इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, चाहे वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है या बाकी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं हमारी सूबाई या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनके लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क है मैं समझता हूँ। और दूसरी बात जहाँ तक है, इनके लिए टारगेट्स नहीं हैं, ये टारगेट सेट करके नहीं चल रहे कि जी हमने फ़लाँ शोबे से इतना पैसा लेना है, फ़लाँ से इतना लेना है। तो वो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ये उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो उस लिहाज से तो बहुत मुनासिब इनकी आउटपुट है। अच्छा, अब दूसरी बात हम कर लें कि कोई नया टैक्स जो लगाने वाली बात है, डेफिनेट वो तो देखें हर वक्त हमें भी बीइंग लॉयर और मुल्क के इसके शहरी, हमें भी इसमें एडवाइस करना है। बार के लेवल से भी हम इनको हमेशा जो निशानदेही करते हैं कि ये शोबा जात हैं, यहाँ पे पोटेंशियल है, इनको आप टैक्सेशन में लाएं, पहले रिड्यूस रेट में ले आएँ, फिर उसके बाद अगर आप समझें तो इनको स्टैंडर्ड रेट के ऊपर ले जाएं। तो ये तो देखें प्रोग्रेसिव स्टाइल में हर वक्त ही एक एक्सरसाइज चलती रहेगी, और अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं उनको आगे लेके आना पड़ेगा। और जो शोबा जात हैं जहाँ जहाँ हम आइडेंटिफिकेशन करें या पीआरए खुद करे या उनके पास जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें वो आइडेंटिफाई चीज़ें होती हैं कि फ़लाँ फ़लाँ शोबा जात जो हैं उनमें इस वक्त जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। और वहाँ पे डेफिनेट जहाँ पे बिज़नेस है वहीं पे टैक्सेशन हो सकती है, जहाँ बिज़नेस नहीं होगा वहाँ कैसे टैक्सेशन कर लेंगे। और खुशाइंद बात यह है कि देखें इस वक्त जो क्रूशियल हालात हैं उसमें इन इदारों का फ़ाल तरीके से काम करना ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे ख़्याल में तो एक पॉजिटिव साइन है इनके लिए भी और बाकी मामलात के लिए भी।
और बाकी जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी PRA है, SRB है, KPRA है, BRA है, तमाम जो हमारी सूबाई अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर जो मामलात हैं। और उसमें उससे बढ़ के ये ख़ास तौर पे जो इस वक्त पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मामलात हैं वहाँ लिटिगेशन बड़ी कम है। उन्होंने इस पे फोकस किया है कि हम किस तरह से लिटिगेशन को रिड्यूस करें ताकि जो रेवेन्यू बोर्ड को आना चाहिए वो आए। और उसमें मैं समझता हूँ कि उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट भी अल्टीमेटली डेफिनेट होती है, लेकिन वहाँ जो लोग काम करते हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो इस चीज़ को पॉजिटिव लें कि जी जो रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने टारगेट सेट किया है, और पॉजिटिवली उस तमाम रेवेन्यू को लिया जा सके लिटिगेशन के बगैर, ये एक अच्छी बात है। चौसा मसाइल का हल क्या है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौजूदा हालात में अपने टैक्स नेट और टैक्स बेस को किस तरह बढ़ा सकती है? उसमें मैं समझता हूँ कि देखें हेल्दी कंपटीशन तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन जो SRB है वहाँ पे डेफिनेट वो उनका स्कोप भी उनके पास डिफरेंट है, उनके पास सर्विसेज भी की कुछ तादाद भी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो टर्मिनल वगैरह की सर्विसेज हैं, पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो देखिए उनका वॉल्यूम भी बड़ा है उस वजह से। और वहाँ जो रूटीन में लिटिगेशन है वो भी अभी फ़िलहाल इस वक्त तक तो ज़्यादा है, आगे जाके उस पे क्या काम करते हैं वो ताकि लिटिगेशन को रिड्यूस कर दिया जाए। तो अगर हम एवरेज उसका देखें टैक्स पेयर का और टर्नओवर को, तो डेफिनेट SRB जो है वो PRA से इस मामले में आगे है। लेकिन अगर टैक्स पेयर की तादाद के साथ मुआवजा करें तो वो वहाँ पे आ जाएं तो मेरा ख़्याल है कि उसमें PRA बेहतर है। तो अल्टीमेटली देखें बात यह है कि दोनों ही इदारे अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन दोनों जो हैं वो इसी हमारा जो ओवरऑल सेटअप है, इकनॉमिक सेटअप है, उसी को चला रहे हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद बिलखुसूस जो है वो सर्विसेज का जब शोबा जो है वो प्रोविंसेस को दिया गया, तो उसके बाद इन अथॉरिटीज़ का ग्रो करना और चीज़ों को कंट्रोल करना और उनके टैक्स कलेक्ट करना, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है और एक खुशाइंद बात है। और फर्दर भी आगे आने वाले वक्त में भी इनको जो इसका स्कोप है वो इन्हांस करके सर्विसेज की तादाद को आइडेंटिफाई करके जहाँ जहाँ रेवेन्यू जो है वो पोटेंशियल रेवेन्यू है वहाँ पे उन शोबा जात को टैक्स करके वहाँ से टैक्स लिया जा सकता है। ज़ाहिर है जहाँ इनकम होगी वहाँ ही टैक्स होगा ना, तो इन जहाँ जहाँ आइडेंटिफिकेशन करके टैक्स इनकम ज़्यादा है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है तो उन शोबा जात को टैक्स करके वहाँ पे टैक्स लिया जाए। और फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ कि दोनों अथॉरिटीज़ ही विद रेफरेंस टू लिटिगेशन जो है वो SRB में ज़्यादा लिटिगेशन है अभी, वहाँ काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, कुछ मैच्योर भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे कंटिन्यूटी कुछ ज़्यादा है और यहाँ पे उसका जो वॉल्यूम है वो कम है। और मेरा ख़्याल है उनको भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम लिटिगेशन को मिनिमाइज़ करके मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है वो हुकूमत वसूल करे, वो इदारा वसूल करे और अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है वो आवाम तक मुंतकिल हो। जी बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम बैक नाजरीन। उमर साहब, जिस तरह आपने बताया ओपन डोर पॉलिसी है, अपने क्लाइंट्स को हम टैक्स पेयर को क्लाइंट समझते हैं, उनको बेहतर सहूलियात फराहम करते हैं, शिकायत सेल भी आपका बना हुआ है, टैक्स टारगेट भी आप पूरा कर रहे हैं, फिर टैक्स पेयर एतमाद क्यों नहीं करता टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए? उसके लिए क्या इकदाम हैं? देखिए मैंने जिस तरह के थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि हम लोगों ने टैक्स पेयर एजुकेशन पे जिस तरह फोकस किया है, जी जी, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि टैक्स पेयर का डर और खौफ ख़त्म हुआ है। जी जी, अब आज भी जो लोग PRA के साथ रजिस्टर्ड हैं या काम कर रहे हैं, आप किसी रैंडम टैक्स पेयर से भी ये सवाल कर सकते हैं कि कभी आप PRA के दफ्तर जाएं तो आपको क्या ट्रीटमेंट मिलता है, तो आपको ये कहेगा जी कि अफसर यहाँ पे बात सुनते हैं, हम अपना इशू जाके डिस्कस कर लेते हैं। और यही मेजर वजह है कि टैक्स पेयर का डर खत्म हुआ है और उनकी कन्फ्यूजन्स दूर होती हैं, तो फिर वो टैक्स भी जमा कराते हैं। आप जिनको वर्कशॉप में बुलाते हैं वो तो ज़ाहिर कंपनी के वो टैक्सेशन को देखने वाले लोग होते हैं ना, मालकान तो नहीं होते जो टैक्स जिनके नाम जो टैक्स देते हैं वो तो नहीं आते, उनके मुलाजिम जो टैक्स को देखते हैं वही आते हैं। प्रॉब्लम तो ये भी है ना। देखिए इसके अंदर सिनेरियो ऐसे है कि कंपनी की आपको पता है टाइप्स होती हैं, कोई इंडिविजुअल है, कोई AOP है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड की अगर जहाँ तक बात है तो उसमें हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास मालिकान नहीं आते, मालिकान भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा मेजर फोकस ये होता है कि जो लोग फाइनेंस को डिपार्टमेंट को उनका देख रहे हैं, जो कोई फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं या अकाउंट्स को देख रहे हैं,
वो लोग हमारे पास आए क्योंकि सारा कंपनी का मैनेज तो टैक्स से रिलेटेड काम उन्होंने करना होता है, और ओनर्स को भी हम लेटर्स भेजते हैं, और ऐसा ऐसी बात नहीं है कि ओनर खुद तशरीफ नहीं लाते, वो लाते हैं। और उसमें ये है कि एक हमारा सेक्टर है जो कि विद होल्डिंग है, जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। विद होल्डिंग की वर्कशॉप्स अलहदा हैं, इसके साथ साथ हम लोगों की जो कि सर्विस सेक्टर, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट एक सर्विस सेक्टर है, रेस्टोरेंट की एसोसिएशंस की फ़र्क वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें कि हम लोगों को बुलाते हैं। और तीसरे लेवल पे जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है EIMS, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, हम उसकी भी वर्कशॉप्स कराते हैं जिसमें कि हम टैक्स पेयर्स को बुला के गाइड करते हैं कि उन्होंने कैसे उसको इंस्टॉल करना है। जी जी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि ऑल्दो ये अभी के लिए नहीं, लेकिन ये इन फ्यूचर बहुत बेहतर होगा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टार्टअप्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अब जिन्होंने अपना कल कारोबार स्टार्ट करना है, हम उनके साथ भी सेमिनार्स करते हैं जिसमें कि हम उनको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस गाइड करते हैं कि वो कल को किसी पे डिपेंडेंट ना हो। उमर साहब, मान लिया ठीक है, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए मैंने पहले आपसे जो सवाल किया था, मैडम से भी किया था, उसको बढ़ाने के लिए क्या इकदाम हैं? जब आप नोटिस जाते हैं नए टैक्स पेयर को टैक्स नेट में लाने के लिए, वो मौजूदा टैक्स पेयर को भी चले जाते हैं नोटिस। अच्छा, इसमें मैं ये आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक आपने बात की मौजूदा टैक्स पेयर को नोटिस जाते हैं, तो मौजूदा टैक्स पेयर को नोटिस किस चीज़ का जाता होगा वो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हम लोग कोई हार्श मेयर नहीं ले रहे पिछले 3 साल से। वो आइदर नोटिस नॉन फाइलिंग का होता होगा, अगर किसी ने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से हमारे पास लिस्ट आ जानी है, जब उसकी 18 तारीख गुजरनी है हर महीने की, जिसने नॉन फाइलिंग का नोटिस नहीं किया होगा उसको ऑटोमेटिकली नॉन फाइलिंग का नोटिस जाएगा। इसके साथ साथ जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अगर कोई नोटिस जाए तो वो इस चीज़ का है, एक हम लोगों ने वर्किंग की हुई है नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर, ठीक है, वो कोई हार्श नोटिस नहीं है, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि पिछले साल इसी महीने में आपका टैक्स इतना आया था जी और इस साल इस महीने में आपका टैक्स कम है। ये इस नोटिस का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि टैक्स पेयर विजिलेंट हो और वो देखे कि ऑब्वियसली ये ट्रेंड नेगेटिव में जा रहा है, तो इसकी, क्योंकि आप देखें मुल्क वैसे तो जो टैक्स नेट है ये सारे मामला हैं वो ग्रोथ की तरफ हैं, तो ऐसे टैक्स डिक्रीज नहीं करना है। और अगर ऐसा कोई मसला है भी तो ये कोई ऐसा हार्श नोटिस नहीं है कि टैक्स पेयर आगे इसको डिस्कस करके हमें उमर बता साहब, FBR में बंदा जो ATL लिस्ट में है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, PRA में उनको तो फ़ायदा मिलता है, उनको टैक्स कम देना पड़ता है। PRA में भी कोई ऐसी सहूलत है टैक्स पेयर के लिए? देखें करंटली तो एज सच सहूलत नहीं है, लेकिन अलबत्ता रेस्टोरेंट पे सिर्फ है जो नहीं उसमें मैं कैश पे और डेबिट कार्ड पे, वो तो एक आप कह लेना कि उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने ऐसे किया हुआ है। अलबत्ता PRA में टैक्स नेट में रजिस्टर होने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है ना, वो शायद आम बंदे को उसकी फ़ौरन समझ ना आए, लेकिन वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इनपुट एडजस्टमेंट मिलती है आपकी परचेजेस के अगेंस्ट। यानी कि अगर आप रजिस्टर नहीं होंगे तो जो आप अपनी परचेज करते हैं रॉ इनपुट तो मटेरियल मिलती ही नहीं है, रिफंड्स के रूल्स नहीं है, रिफंड लेना तो पंजाब ऐसी रेवेन्यू बात नहीं है, अथॉरिटी देखें, से जुए शेयर लाने से हम कम लोगों नहीं है ने सर। इस बजट जो ये भी बजट आया है इसके अंदर हमने इनपुट एडजस्टमेंट 90% तक कर दी है, पहले 80% थी। अब इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप रॉ मटेरियल लेते हैं, केचप लेते हैं, 100 चीजें लेते हैं, उस पर आप टैक्स दे के आते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं होंगे तो वो सारा सेल्स टैक्स आप अपनी जेब से दे रहे होंगे, रजिस्टर्ड होंगे तो आप कस्टमर से चार्ज करके उसमें से एडजस्टमेंट लेके तो बाकी का जमा करा देंगे। जिस तरह AOP पे आप 100% होल्डिंग करते हैं, कंपनी भी क्यों नहीं करते? जो ये तजाद नहीं है, खुला तजाद नहीं है वैसे। ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का जो इस पे स्टांस है, विद होल्डिंग एजेंट किसको करार दिया जाता है? जी जी, विद होल्डिंग एजेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको, और प्राइवेट सेक्टर के जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, क्योंकि गवर्नमेंट इनके ऊपर इत्मीनाद करती है। इसका मतलब है जिस तरह FBR आज 75 साल बाद विद होल्डिंग 85% पे चला गया, PRA की फिर वही रवश है, विद होल्डिंग की तरफ ही जाना है हमने भी। देखें विद होल्डिंग का मकसद मैंने आपको फिर वही बताया कि इस पे गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि गवर्नमेंट इन लोगों पे ट्रस्ट करती है जिन लोगों को विद होल्डिंग एजेंट कराएगी, गवर्नमेंट के विद होल्डिंग एजेंट्स है ना जी ये। जी जी, तो इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि SCCP में रजिस्टर्ड होती हैं और इसके साथ साथ जो कि पब्लिक सेक्टर आप में, डाटा लेते हैं SCP डिपार्टमेंट सारे या दूसरे इदारों से? आप देखते हैं हमारा टैक्स पेयर सर्विस में आता है वो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास SCCP से डेटा आता है, और जाहिर बात है जो कंपनी SCCP में रजिस्टर होगी वो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास उसका डेटा आ जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली जो भी कंपनीज की डेफिनेशन में आता है वो विद होल्डिंग एजेंट। मैं दोबारा आता हूँ मैडम, जिस तरह अभी उमर साहब फरमा रहे थे, दूसरों से डाटा मिल जाता है, फिर तो टैक्स बेस को बढ़ाना बहुत ही आसान है। आप क्या समझते हैं पंजाब में कितना टैक्स बेस होगा सर्विसेज के वाले से? आप देखो 190 पे हम हैं, लेकिन जो मेरी इतला है ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 400-500 अरब आसानी इकट्ठा कर सकती है।
इतना स्पेस इसमें मौजूद है। अभी डॉक्टर इकरामुल हक साहब से मेरी कल लाइव प्रोग्राम में बात हो रही थी, वो जो मैयर बता रहे थे वो तो बहुत आसान है करने, इस तरह करके पीआरए 400-500 अरब रुपये इकट्ठा कर सकता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डेटा बिल्कुल हम लोग लेते हैं, थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा को सॉर्ट आउट किया जाता है। वो ठीक डेटा है। इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है, तो कोई ऐसा डेटा नहीं होता जिसको हम लोग फौरी तौर पे जिस पे वर्किंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है। सबसे पहले उस डेटा को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स कितने हैं, हमारे जी। पास ऑलरेडी कितने हैं रजिस्टर्ड। क्योंकि जितनी भी कंपनीज नई आती हैं एससीसीपी में, साथ ही हम लोग उनसे मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे हम लोग बीच में टाइम एडजस्ट करके अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जी जी। उसमें से सबसे पहले तो ये चीज़ एनालाइज की जाती है कि अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं कितने। उन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को टैप किया जाता है, उन सेक्टर्स के उन टैक्स पेयर्स को टैप किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि वो सिर्फ कंपनीज होती हैं। ठीक है। इंडिविजुअल एओपीज, उनके लिए हर ऑफिसर अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करता है और अपने टैक्स पेयर्स नए अच्छा, इस तलाश बजट करता है। में कोई नए टैक्स आए हैं आपके पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, कुछ सर्विसेज बढ़ी हैं? इसमें आई डोंट थिंक सो, एक शायद कोई सर्विस। अच्छा, कौन सी सर्विस आपके ऐसी है जो सबसे ज़्यादा आपको टैक्स देती है, सबसे ज़्यादा जिसमें टैक्स आता है? टेलीकॉम की सर्विसेज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, हम अच्छा। लोग कलेक्ट करते हैं। और इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं जिसमें हमारे पास टैक्स आता है ज़्यादा। ठीक है। और अगर आप टैक्स कलेक्शन की परसेंटेज के हिसाब से पूछें तो विद होल्डिंग में तकरीबन हमारे पास 30% ऑफ द टोटल अच्छा, कलेक्शन। इससे पहले आपका रिम्स सॉफ्टवेयर था जिसमें आप नीलामी करवाते थे, इनामात देते थे, लोग पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जाना शुरू हो गए थे, वो फिर अब क्यों बंद है? एफबीआर ने वो स्टार्ट कर दिया, आपकी तकलीद एफबीआर ने कर लिया, आप उसको हट गए हैं। ऑनलाइन अपील का कॉन्सेप्ट पीआरए ने दिया, आज वो ऑनलाइन हो नहीं रही, अपील हो नहीं रही, ये आज एफबीआर कर रहा है। वो आप जो स्टेप लेते हैं वो एफबीआर उसको संभाल लेता है, पीआरए उससे पीछे हट जाता है। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि पहले ये हमारी पॉलिसी थी और इस पे काम हो रहा था इसको, और इसको मेरे ख्याल में दोबारा स्टार्ट करना किया चाहिए जाएगा। वैसे। उसमें आप एक चीज़ है कि हम लोगों ने पहले रिम्स था, रेस्टोरेंट इनवॉइस जी मॉनिटरिंग जी। सिस्टम, अब हम लोगों ने उसको एक्सपैंड किया है। अब हम लोग दोबारा शायद उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे मे बी, और इस पे काम भी हो रहा है, देखा जा रहा है। उसमें ये है कि अब अच्छा हम मैडम, लोगों ने वैसे आपको सेक्टर्स। इख्तियारात दे दिए जाएँ लाहौर के ही, कितने टैक्स पेयर आप पैदा कर सकते हैं, नए टैक्स पेयर? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है। आपको पता है कि बिजनेसेस रोज़ जी जी। वो हो रहे हैं, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, दूसरे दिन कोई और बिजनेस जो है वो शट डाउन हो रहा है। तो इसमें टैक्स पेयर्स की अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं जिनको टैप करना अभी बाकी है, और इस पे काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। इसमें कोई प्रेशर भी आता है आपको, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को प्रेशर भी आता है पॉलिटिकल, ये इसको रोक छोड़ दें, इसको रख लें, इसको छोड़ दें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पीआरए में हम लोगों पे, हम ऑफिसर्स पे जो डायरेक्टली अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन देख रहे हैं, हम पे इस तरह का कोई प्रेशर नहीं आता कि आप फलां टैक्स पेयर को पकड़ लें या फलां को छोड़ दें, मतलब जैसी वो लैंग्वेज होती है लोगों की कि ठीक है। इसको छोड़ दिया है और इसको पकड़ लिया है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। उमर साहब, सेल टैक्स की सिंगल रिटर्न आ रही है, मुझे जो पता है इस साल में 2023 का जो बजट है उसमें वो आ जाएगी, लेकिन उसमें टैक्स रेट का और टैक्स कवानीन का बड़ा काम होगा, क्योंकि सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अलहदा रेट है, केपी का अलहदा है, पंजाब का अलहदा है, कवानीन में तकरीबन काफ़ी मुख्तलफ हैं। आप क्या समझते हैं ऐसे में वो रिटर्न किस तरह कामयाब होगी और किस तरह टैक्स रेट को एक किया जा सकता है, यकसा किया जा सकता है? देखिए इसमें क्योंकि पाकिस्तान तो एक है, सूबे बेशक 4 या 5 है। बेशक ऐसे ही है। इसमें जहाँ तक बात है टैक्स रेट एक होने की, देखिए हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स रेट पे जिस तरह से मैंने आपको ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन का बताया था कि ये मामला एनटीसी लेवल पे पेंडिंग है, सेम गोज फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स रेट, और इस पे कॉन्टीन्यूस अथॉरिटीज़ की मीटिंग हो चुकी है और अब ये मामला एनटीसी पे पेंडिंग है। जिस तरह कि आप अर्ज़ कर रहे हैं 2023 तक सिंगल टैक्स रिटर्न लॉन्च हो जाएगी, एंड हम भी यही बिलीव करते हैं कि ये मामला भी रिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक सिंगल टैक्स रिटर्न की बात है तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, वो इसलिए कि कारोबारी के लिए एक आसानी पैदा हो जाएगी। आज वो जहाँ 4 जगह रिटर्न्स फाइल करता है या 5 जगह वो रिटर्न्स फाइल करता है या 5 डिफरेंट महकमों में रजिस्टर होता है, तो उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो कारोबार करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और इसका फ़ायदा होगा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर इसमें कोई इश्यूज़ होंगे वो हम तब तक अच्छा, अगले टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम, 1 मिनट है, क्या प्रपोज करेंगे अपने टैक्स पेयर को, अपने क्लाइंट्स को, अपने पाकिस्तानियों को, अपने पंजाब वालों को? देखिए, सबसे जो अहम बात है वो यही है कि टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर कराए, वो डिपार्टमेंट से डरे ना।
जहां अगर उसको कोई इशू आता है तो बजाय इसके कि वो डर के खौफ के मारे वो आए ही ना कि मुझे कोई डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, वो आके अपना इशू डिस्कस करे और वो सेटिस्फाई होके जाएगा हमारे से। आई इंश्योर दैट। बहुत शुक्रिया उमर साहब। मैडम आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान की भी गुफ्तगू सुनी। टैक्स पेयर को खौफ करने की बजाय एतमाद करना चाहिए अफसरान पर, उनसे मिलना चाहिए और टैक्स नेट को समझने के लिए, टैक्स नेट में आने के लिए उन फ़ायदे को समझना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की तरक्की हमारी है। टैक्स नेट, आप टैक्स देंगे तो वो टैक्स का पैसा आपका कहीं ना कहीं किसी गरीब के काम आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।